ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन में बच्चे लोग मैंने आपको जो बोला था उसको 2 मिनट में मैं रिकैप कर देता हूँ, फिर आगे चलेंगे ना। चलिए, जो भी एनसीईआरटी में थे 2 मिनट में रिकैप कर रहा हूं। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि एनसीईआरटी में ये चीज लिखा गया है कि अभी तक जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हैं उनमें से जो 105 एलिमेंट है, 105 एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए हैं, उनमें से प्लांट के अंदर में मोर देन 60 एलिमेंट पाए गए। कुछ ऐसे एलिमेंट प्लांट के अंदर पाए गए जैसे बच्चा गोल्ड ना, हमें लगता है बच्चा गोल्ड क्या करता हो। कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनके अंदर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच्चा स्ट्रोंशियम पाए गए हैं, किसी के अंदर में बच्चा सेलेनियम भी पाया गया। ठीक है सर, क्यों? ये मेटल करते क्या हो? तो मेटल मेनली बच्चा, ये मेटल जो मेनली है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हो। तो सर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैसे आ गए? तो मान लीजिए रेडियो एक्टिव प्लांट होगा ना, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर होंगे, रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च होता होगा कुछ, तो वहां के मिट्टी में किसी तरह से आगे मिट्टी से प्लांट के अंदर इंटर कर गए, लेकिन वो प्लांट में जरूरी होगा इसलिए प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कोई ना कोई काम वहां जरूर परफॉर्म करते होंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट के अंदर में कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है? तो आपको मैंने पिछले क्लास में अच्छे से बता दिया था बच्चा, एस एनालिसिस, यानी आप प्लांट लीजिए, प्लांट को आप जला दीजिए, जलाने के बाद में जो राख के फॉर्म में, एस के फॉर्म में बचेगा, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर में कौन सा एलिमेंट किस क्वांटिटी में मौजूद है। आउट ऑफ 60 एलिमेंट 17 एलिमेंट प्लांट को बच्चा लाइफ चलाने के लिए जरूरी है। आपके एनसीईआरटी 17 एलिमेंट को बच्चा कहेगी एसेंशियल एलिमेंट। ये जो 17 एलिमेंट है वो हर प्लांट के लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है, इसलिए क्या कहा, एसेंशियल एलिमेंट। इस एसेंशियल एलिमेंट बनने के लिए बच्चा 3 क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया ये है कि प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में वो जरूरी है। अगर एलिमेंट की कमी कर दी तो वो अपना नॉर्मल रिप्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, सीड बना नहीं पाएगा, अपना जनरेशन कंप्लीट नहीं करेगा। दूसरा कहा है कि दे आर द स्पेसिफिक इन नेचर, इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। जिस प्लांट को जो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वही देना पड़ेगा, अदरवाइज उससे डिफिशियंसी हो जाएगी, प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। तीसरा एनसीईआरटी में लिखा है कि दे डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म, प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उनमें इनका पार्टिसिपेशन होगा। अब एनसीईआरटी में सेकेंड चीज है कि जो 17 एलिमेंट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो आपके एनसीईआरटी ने 17 एलिमेंट को बच्चा क्वांटिटी के बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो मोर देन 100 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए, 100 मिलीमोल से ज्यादा चाहिए, उसे आपके एनसीईआरटी ने मैक्रो कहा है। और जिस एलिमेंट की क्वांटिटी कम अमाउंट में चाहिए, लेस देन 100 मिलीमोल चाहिए, इसे आपके एनसीईआरटी ने माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा है। यहां तक क्लियर है? फिर आपको मैंने एग्जांपल से अच्छे से समझा दिया था कि आपको ये 17 में से माइक्रो के कौन कौन एग्जांपल है, 8, ये आपको 100% याद होने चाहिए। इसी तरह से मैक्रो के अंदर में 9 जो एलिमेंट है वो सारे एग्जांपल आपको याद होने चाहिए। तो आप सभी को ये याद होगा बच्चा, मन को जीत, बोल मत, एफिशियल एंड निकल, ये बच्चा माइक्रो के सारे एग्जांपल बताए। इसी तरह से मैंने बोला था चॉपकिंस का मैगी, ये बच्चा 9 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए चॉपकिंस के मैगी वाले। ठीक है, इसके अलावा 4 एलिमेंट और हैं जो प्लांट को कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए चाहिए, इसे हम लोग कहेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट। तो ये आपके एनसीईआरटी में बेनिफिशियल एलिमेंट के 4 एग्जांपल दिए होंगे, जिसमें 3 एस है, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, इससे, और एक है बच्चा कोबाल्ट। डन, ये आपको समझ में। फिर मैंने आपको बताया होगा कि जो प्लांट है वो मिनिमम अमाउंट में चाहिए। मिनिमम जो अमाउंट चाहिए बच्चा, उसको एनसीईआरटी ने कहा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, मिनिमम इतने अमाउंट में तो चाहिए। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अमाउंट अगर कम कर दिया तो बच्चा उसमें क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, इसे अपीयर होगा डिफिशियंसी सिम्टम, यानी प्लांट के ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनको अगर बच्चा जरूरत से ज्यादा दे दिया तो उससे क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी। यानी आपको याद रखना है कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसको अगर हमने कम अमाउंट में दिया तो डिफिशियंसी होगी, लेकिन अगर मैक्रो को थोड़ा ज्यादा दे दिया तो टॉक्सिसिटी नहीं होगी। टॉक्सिसिटी केवल किसके लिए वैलिड है? तो आपको मैंने बताया था बच्चा, माइक्रो के लिए। आपको मैंने एनसीईआरटी में एमएन का बहुत अच्छे से एग्जांपल समझाया था कि एमएन का लेवल अगर बढ़ा दीजिएगा तो प्लांट के अंदर में आयरन और मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा लेकिन ट्रांसलोकेट नहीं होगा, और जो एंजाइम
एक्टिवेशन मैग्नीशियम से होता है वो भी ब्लॉकेज हो जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा एमएन टॉक्सिसिटी से, ब्राउन स्पॉटेड क्लोरोटिक वेन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो। इसी तरह से आपको मैंने समझाया होगा कि जो डिफिशियंसी सिम्टम को एनसीईआरटी ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लोरोसिस, इसके लिए कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है मैंने आपको अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में बता रखा था ना, कि नमो, फेक, मंजन, मग से ट्रिक बताए थे। इसी तरह से आपको मैंने बताया था नेक्रोसिस, जिसमें यंग स्टेज में ही टिश्यू का डेथ हो जाएगा। क्यों होंगे, इसका भी मैंने ट्रिक बताया था, कुक का मैगी। इसी तरह से आपको मैंने बताया था इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पास जो सेल का डिवीजन का जो रेट है वो नॉर्मल अमाउंट से घट जाएगा, इसका भी मैंने आपको ट्रिक बताया था कमोशन। फिर मैंने आपको बताया था लास्ट था डिले इन फ्लावरिंग, इसका ट्रिक बताया था मोशन। अगर आप लोगों को इतना तक याद है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, किसी को इश्यू तो नहीं है। फिर मैंने आपको समझाया था बच्चा मोबाइल एलिमेंट कौन है और इमोबाइल एलिमेंट कौन है। इसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ध्यान सुनिए, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? आगे चले, फटाफट हैंड रेज करो। yes, यहाँ तक मैंने पूरा एक एक चीज समझा रखा था आप लोगों को, ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने सारी चीजें। चलिए, अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है बच्चा, उसे बहुत ध्यान से सुनना, फिर हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में चले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर बच्चा मैंने एक पॉट लिया, गमला लिया, इसके अंदर में मैंने एक प्लांट लगा लिया, ये एक मैंने प्लांट लगा दिया। इस प्लांट को जो भी एलिमेंट जिस अमाउंट में चाहिए बच्चा सारा मैंने प्रॉपर दे दिया, जो भी एलिमेंट चाहिए बच्चा सारा प्रॉपर अमाउंट में हमने डाल दिया। यहाँ पर बच्चे लीफ है, यहाँ पर देखिए बच्चा लीफ है, ये लीफ बच्चा ओल्डर है, नीचे की तरफ बच्चा ओल्डर लीफ होते हैं, आपको बताया भी है, और ऊपर की तरफ बच्चा यंगर लीफ, याद रखिएगा, ऊपर की तरफ यंगर लीफ है, नीचे की तरफ बच्चा ओल्डर लीफ। ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे बताइए जो यंगर लीफ है बच्चा, वहां पर भी क्लोरोफिल बन रहा होगा, वहां का सेल डिवीजन हो रहा होगा, वहां नए साइटोप्लाज्म बन रहे होंगे, नए केमिकल्स बन रहे होंगे, तो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा कहाँ होगी, सोच के बताइए। एक पुराना घर है और एक बच्चा नया घर है, नया घर में काम लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, नए फ्लोर बन रहे, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, कंकड़ चाहिए, तो ब्रिक्स चाहिए, ईट चाहिए, तो जो यंगर है बच्चा वहां पर ज्यादा काम हो रहा है। तो एलिमेंट की अगर रिक्वायरमेंट पूछा जाए बच्चा तो हमेशा यंगर वाले पार्ट में ज्यादा होता है। जाहिर सी बात है, ओल्डर ने तो अपना लाइफ कंप्लीट कर लिया है, सेल को डिवाइड नहीं करना है, कुछ नया चीज बनाना नहीं है, तो ओल्डर में रिक्वायरमेंट अगर थोड़ी बहुत होगी वो तो कम होगी, लेकिन ज्यादा कहाँ होगी बच्चे, यंगर। डन, यहां तक समझ में आया। अब मैंने क्या किया, इस प्लांट को उखाड़ा, एक दूसरे पॉट के अंदर में डाल दिया, दूसरे गमले में डाल दिया। मैंने इसी प्लांट को उखाड़ा, एक दूसरे गमले में डाल दिया, साइंटिस्ट ने बच्चा एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट को उखाड़ा दूसरे गमले में डाल दिया। सेम प्लांट है बच्चा, सेम प्लांट, ये ओल्डर पार्ट है, ये ओल्डर लीफ है, ये बच्चा यंगर लीफ। मैंने जानबूझ करके यहाँ की मिट्टी में, जानबूझ कर बच्चा यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और बच्चा सल्फर की कमी कर दी, जानबूझ करके मैंने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर पे अभी बात नहीं करते, थोड़ा कंफ्यूजिंग है सल्फर के बारे में, तो हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने इस 3 एलिमेंट की बच्चा कमी कर दी। तो जब कमी कर दी तो बताइए, ओल्डर, ये बच्चा ओल्डर है, ये बच्चा यंगर है, रिक्वायरमेंट किसको ज्यादा था, यंगर को। तो ये यंगर बोलेगा कि मुझे दीजिए, लेकिन मिट्टी में तो है नहीं, मिट्टी के अंदर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की तो कमी है। तो अब यंगर को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ओल्डर क्या करेगा, अपने तरफ से जो भी नाइट्रोजन थे, फास्फोरस थे, पोटेशियम थे, उसको ट्रांसफर कर देगा। क्यों, क्योंकि ये मोबाइल एलिमेंट बच्चा, ये मूव कर सकते हैं, तो ये एलिमेंट यंगर की तरफ मूव कर जाएंगे। थोड़े दिनों में जब मिट्टी में पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ओल्डर वाला यंगर को सप्लाई कर रहा है, तो मुझे बताइए बच्चा, फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट जो बीमारी होगी एलिमेंट की कमी से, वो कहां दिखेगी। ओल्डर ने अपना सारा एलिमेंट ट्रांसफर कर दिया यंगर की तरफ, तो एलिमेंट की कमी की डिफिशियंसी कहां दिखेगी, आप बताइएगा, ओल्डर में या यंगर में, आप आंसर कीजिए, फटाफट बोलिए। ओल्डर में सर। ओल्डर में। डन, सभी को क्लियर है बच्चा, सभी को क्लियर। ओल्डर ने अपने एलिमेंट कहां ट्रांसफर कर दिए, यंगर की तरफ, क्योंकि मोबाइल एलिमेंट थे। तो पहला सिम्टम बच्चा ओल्डर में दिखेगा अगर एलिमेंट मोबाइल है तो। अब इसकी उल्टी कहानी, मैंने प्लांट को उखाड़ा और प्लांट को बच्चा मैंने डाल दिया एक दूसरे पॉट के अंदर। अब मैंने यहां पर प्लांट को लगाए, प्लांट को बच्चा लगा दिया, ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा
ओल्डर लीफ है और ये बच्चा यंगर लीफ है। अब मैंने जानबूझ करके इस मिट्टी के अंदर बच्चा लोग कैल्शियम की कमी कर दी, कैल्शियम की कमी कर दी, मिट्टी में कैल्शियम नहीं है। अब जो यंगर पार्ट है उसको जिंदा रहने के लिए बच्चा ढेर सारे एलिमेंट चाहिए, सेल को डिवीजन करना है, काम करने आगे मिडिल लैमेला बनाना है, तो यहाँ पर कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बच्चा ज्यादा है। अब मिट्टी में तो है नहीं, वो किससे मांगेगा बच्चा? ओल्डर से। ओल्डर बोलेगा ये मेरा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ये मैं मूव नहीं करा सकता, ये बच्चा इमोबाइल है, मेरे स्ट्रक्चर में टाइटली बॉन्डेड है, ये इमोबाइल है, मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर ये ट्रांसफर बच्चा नहीं होगा तो कैल्शियम की कमी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा किसकी थी? यंगर को। तो सबसे ज्यादा डिफिशियंसी किसे दिखेगी बच्चा? पहला डिफिशियंसी किसे दिखेगा? यंगर को, ओल्डर को? मैसेज में बताओ, बताओ फटाफट। यंगर को। यंगर को। तो मुझे बताइए, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आपने मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी की तो पहला सिम्टम किसे दिखेगा? मैसेज करो। अगर आपने मोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी कर दी मिट्टी से तो ओल्डर से यंगर की तरफ मूव कर जाएगा, तो यंगर को तो सप्लाई हो जाएगा, तो पहला सिम्टम कहां दिखेगा? ओल्डर में, बाद में यंगर में भी दिखेगी। लेकिन अगर आपने इमोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी कर दी तो पहला सिम्टम कहां दिखेगा? फटाफट बोलो। यंगर को। यंगर। क्या ये चीज क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आप एनसीईआरटी लिखता है बच्चा, जो कैल्शियम है वो बच्चा इमोबाइल है, और नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, वो कैसे है? मोबाइल एलिमेंट। डन, समझ में आया? सल्फर को लेकर के कंफ्यूजन है। मिनरल न्यूट्रिशन में एनसीईआरटी ने कैल्शियम के साथ बच्चा आपके बुक में सल्फर को भी बच्चा इमोबाइल माना है। कैल्शियम के साथ साथ इमोबाइल कौन है बच्चा? सल्फर भी होगा, आपकी एनसीईआरटी में चेक करो। लेकिन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में सल्फर को बच्चा मोबाइल माना गया है, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर सल्फर को माने तो क्या माने? एक चैप्टर में लिखता है सल्फर इमोबाइल है, एक चैप्टर में लिखता है बच्चा सल्फर मोबाइल है, तो मानेंगे क्या? ध्यान सुनिए। तो आप बच्चा सल्फर रियल में मोबाइल, सल्फर बच्चा रियल में मोबाइल है, तो आप ध्यान से नीट में इस क्वेश्चन को कीजिएगा, क्योंकि आपको आंसर बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो मेरे में से जहां तक लग रहा है बच्चा पेज नंबर 199, पेज नंबर 199 पे आप देखिए तो आपको दिखेगा कि सल्फर कैसा है, देख लीजिए। सबसे लास्ट लाइन पढ़िए, पेज नंबर 198 से 199 की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल की स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये हार्ड से जुड़े हुए सेल वॉल के पार्ट है, एंड हिंस आर नॉट इजीली रिलीज, इसलिए वो आसानी से रिलीज नहीं होंगे। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या बच्चा ये पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर लॉजिकल चीज बता दी? फिर से मैं पूछ रहा हूं, आप एनसीईआरटी में देखिए बच्चा क्या आपको मिला। देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर आपने फॉर एलिमेंट दैट आर एक्टिवली मोबाइलाइज विद इन द प्लांट, जो एलिमेंट मोबाइल है, ठीक है, एक्सपोर्टेड टू द यंग डेवलपमेंट, दिस डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीफ। अभी मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था ना, ये पूरा पैराग्राफ बच्चा, पूरा पेज क्लियर हो जाएगा। डन, सबको समझ में आ गया? आगे चले गया, बोलो आगे चले, रिपीट करना है, आगे चले, कर लोगे? अब पूरा पेज समझ में आ जाएगा। सर को के क्वेश्चन में क्या करना? एक मिनट, आवाज कट रही है, बोलो फिर से, या मैसेज कर सकते हो। सल्फर फिर लिखेंगे मोबाइल की इमोबाइल। सल्फर एक चैप्टर में बच्चा मोबाइल लिखा है, एक में इमोबाइल लिखा है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पास इमोबाइल मान लीजिए, लेकिन रियल में बच्चा सल्फर मोबाइल है ना। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा तो हम इमोबाइल मान सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चा देखिए ये लिखा है। लेकिन अब थोड़ा सा यही कंफ्यूजन है, एक चैप्टर में कुछ और लिखा है, तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सल्फर कर दो, बोल देना कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि सल्फर इमोबाइल है, मैं क्या करूं, मैंने तो इमोबाइल कर दिया। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चा हम लोग एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को करते हैं। यहाँ पास एक टॉपिक और है, मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट। क्या बच्चा मैंने ये बता दिया आपको, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, एमिन वाला डन है ना, सभी का पढ़ लिया होगा। चलिए सर ये मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन बता दीजिए, चलिए सिखाते हैं आपको।
मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। ध्यान सुनिए, अब मिट्टी के अंदर बच्चा ये देखिए, ये प्लांट है, ये प्लांट है और ये बच्चा रूट है, ये बच्चा रूट है, ठीक है। तो प्लांट जो है मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब करता है, यानी यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पर बच्चा पोटेशियम है, यहाँ कैल्शियम है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ एल्युमिनियम है, तो प्लांट आगे मिनरल को एब्जॉर्ब कैसे करता है। हाँ, तो एनसीईआरटी ने बोला इसे पढ़ने के लिए हम बच्चा कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आइसोलेटेड सेल, एक सेल पे एक्सपेरिमेंट किया, ये एक टिश्यू पे एक्सपेरिमेंट किया बच्चा। तो मैं यहाँ पर सेल ले रहा हूं, ध्यान सुनिए, ये बच्चा सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या बच्चा, सेल मेम्ब्रेन। और जो रेड कलर से बना रहा हूं बच्चा, ये सेल वॉल, ये रेड कलर वाला बच्चा सेल वॉल है। रेड कलर वाला क्या है, फिर से बोलो, सेल वॉल। नीला कलर वाला सेल मेम्ब्रेन, अंदर में बच्चा साइटोप्लाज्म, और ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियस। डन, हमने एक सिंगल आइसोलेटेड सेल ले लिया, ठीक है। अब देखिए मिनरल बच्चा दो तरीके से जाएंगे। सबसे पहला फेज बच्चा देखिए, यहां पर मैंने लिखा, ये देखिए, ये बच्चा मिनरल्स। तो मिनरल सबसे पहले बच्चा सेल वॉल से होते हुए जाएगा, इट इज द फर्स्ट फेज। अभी सेल मेम्ब्रेन को टच भी नहीं किया, सेल मेम्ब्रेन से बाहर चल रहा है, यानी सेल वॉल के होते हुए चल रहा है। सेल वॉल प्योर परमीबल होते हैं, तो ये सेल वॉल से चल रहा है। तो पहला जो बच्चा आपका फेज है, इट इज द फर्स्ट फेज। एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा एपोप्लास्ट, क्या कहा, फर्स्ट फेज। यहां से यहां देखिए येलो वाला फर्स्ट फेज में ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया, मेम्ब्रेन से बाहर है, साइटोप्लाज्म से बाहर है। एपो का मतलब अवे, प्लास्ट का मतलब बच्चा साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से दूर दूर चल रहा है, इसलिए फर्स्ट फेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चा, एपोप्लास्ट। इसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होगा, यानी ये बच्चा पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगा, और ये बच्चा फास्ट होगा। डन, समझ में आया, हाँ सर, याद हो गया। अब सेकेंड फेज पे आते हैं। सेकेंड फेज पे यहां पर मिनरल बच्चा, मान लीजिए यहां पास आ गया, मान लीजिए बच्चा यहां पास आ गया पोटेशियम। अब सेकेंड फेज में हमें मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है बच्चा, सेकेंड फेज में मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आना है। तो ये वाला जो अभी हम लोग ग्रीन वाला पढ़ेंगे बच्चा, ये कहलाएगा सिम्प्लास्ट। तो जब हम मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएंगे, तो ये बच्चा सेकेंड फेज कहलाएगा, जिसे हम लोग क्या कहने वाले बच्चा, सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट की कहानी आप समझिएगा। सिम्प्लास्ट बच्चे दो तरीके, मान लीजिए बच्चा पोटेशियम बाहर में ज्यादा है, पोटेशियम बाहर में ज्यादा है और अंदर में पोटेशियम बच्चा कम है। तो कोई भी चीज बच्चा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ज्यादा पोटेशियम से कम पोटेशियम की तरफ जा रहा है, ज्यादा से कम जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है बच्चा, पैसिव कहलाएगा, एटीपी नहीं चाहिए। तो जो ज्यादा से कम जा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा बच्चा, पैसिव। लेकिन सर ये तो चार्ज मॉलिक्यूल है, चार्ज है ना, तो कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल को जाने के लिए सेल के अंदर में क्या होता है बच्चा, कैरियर प्रोटीन होता है। तो इस कैरियर प्रोटीन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या कहेंगे, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इसी के हेल्प से ज्यादा से कम की तरफ चला गया, इसमें एटीपी खर्च नहीं होगा क्योंकि ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। सर उल्टा भी तो हो सकता है कि सर मान लेते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर कैल्शियम है और कैल्शियम यहाँ बच्चा कम अमाउंट में है और अंदर में कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में, तब सर तो यहां सर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। तो जब कम से ज्यादा जाएगा तो ये बच्चा क्या कहलाएगा, एक्टिव। और एक्टिव होगा तो ये क्या खर्च करेगा बच्चा, एटीपी खर्च करेगा। और इसके लिए जो कैरियर प्रोटीन चाहिए, जो इसे कहेंगे बच्चा पंप प्रोटीन। पंप प्रोटीन क्या होता है, एनर्जी खर्च करके वो प्रोटीन काम करता है, तो क्या कहेंगे बच्चा, पंप प्रोटीन। तो अगर यहाँ कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, कम से ज्यादा, एटीपी खर्च होगा। सर ज्यादा से कम की तरफ आ रहा है तो एनर्जी खर्च नहीं होगा, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, बोलो, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और कम से ज्यादा जाएगा तो क्या कहलाएगा बच्चा, एक्टिव। जनरली अंदर में मिनरल का अमाउंट बच्चा ज्यादा होते हैं, जनरली साइटोप्लाज्म में मिनरल का अमाउंट ज्यादा होता है, बाहर में कम है। तो जनरली कैसा होगा बच्चा, जनरली अगर बोला जाए तो मेनली क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई, फटाफट बोलो, एक बार रिपीट कर देना, एक बार मैं कहानी को रिपीट कर देना हूं। पूरी एनसीईआरटी में बच्चे एक पेज लिखा है, इसलिए आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, फटाफट समझना।
हमें समझना है किसी भी सेल के अंदर में मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होकर के, तो मैंने यहाँ पर बना लिया आपका सेल मेम्ब्रेन, ये बच्चा आपका न्यूक्लियस है और ये बच्चा आपका साइटोप्लाज्म है। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, ये है आपके सेल वॉल, ये येलो वाले क्या है बच्चा, सेल वॉल। डन। सबसे पहले फर्स्ट फेज आएगा जहां पर मिनरल बाहर बाहर चलेगा, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो इसे हम लोग कहेंगे बच्चा एपोप्लास्ट। तो यहां से यहां जो फर्स्ट फेज है एपोप्लास्ट है, फास्ट होगा। दूसरा, कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस करना नहीं है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। चलिए ये हो गया बच्चा फर्स्ट फेज एपोप्लास्ट वाले। चलिए सेकेंड फेज आप बताइए। सेकेंड फेज में यहां से यहां जो हो रहा है, ध्यान से देखिए, जो यहां से यहां अभी मैंने बताया सिम्प्लास्ट होने वाला है, इसमें वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। तो अगर यहाँ पर मिनरल्स ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर अच्छा पोटेशियम ऑलरेडी ज्यादा अमाउंट में, के प्लस ज्यादा अमाउंट में है, अंदर में के प्लस कम अमाउंट में है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो सर ले जाने वाला कोई कैरियर प्रोटीन होगा, इस कैरियर प्रोटीन को कहेंगे बच्चा ट्रांसमेम्ब्रेन। लेकिन मान लीजिए सर कि अगर पोटेशियम यहाँ पास कम अमाउंट में है और पोटेशियम अंदर में सर ज्यादा अमाउंट में है, तब क्या होगा, हाँ तब ये कम से ज्यादा जा रहा है, तब ये बेटा एक्टिव होगा और एटीपी खर्च करेगा, और जो प्रोटीन ले जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, इसे हम लोग कहेंगे पंप प्रोटीन। जनरली मिनरल्स का अमाउंट बच्चा अंदर में ज्यादा ही होते हैं, तो ये जब बाहर से अंदर आएगा तो जनरली कैसे होंगे बच्चा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यानी सिम्प्लास्ट मेनली एक्टिव, पैसिव भी हो सकते हैं लेकिन मेनली कैसे होंगे, एक्टिव। अब किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल का सेल के अंदर आना बच्चा फ्लक्स कहलाता है, यानी आयन का मूवमेंट को फ्लक्स कहा है। अगर आयन अंदर की तरफ आया इनफ्लक्स कहलाएगा, अगर आयन बच्चा सेल से बाहर जा रहे हैं तो बच्चा ई फ्लक्स कहलाएगा। क्या आपको इनफ्लक्स ई फ्लक्स की कहानी क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एनसीईआरटी से बच्चा रिलेट कर दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, पूरा रिलेट कर दिया, पढ़ता हूं। Much of the studies on the mechanism of absorption of element by plant has been carried out in isolated cell. हमें एब्जॉर्प्शन सीखना है तो एक सिंगल सेल या बच्चा टिश्यू या एक ऑर्गन ले ले, उस पर हम आर्टिफिशियली लैब में स्टडी करके देखें। दिस स्टडी रिवील्ड, ये स्टडी बताती है दैट द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी डिमार्केटेड इनटू टू मेन फेज। कितने फेज होंगे बच्चा, दो, अभी बताया था आपको। इन द फर्स्ट फेज, पहले फेज में, एन इनिशियल रैपिड अपटेक, फर्स्ट बोला था ना एपोप्लास्ट को, ऑफ आयन इनटू द फ्री स्पेस और आउटर स्पेस ऑफ सेल, यानी साइटोप्लाज्म से जो बाहर है सेल वॉल है वहां से जाएगा, वो फास्ट होगा। द एपोप्लाज्म इज पैसिव, कैसे बच्चा, पैसिव। इन द सेकेंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस आर टेकन इन स्लोली। क्या होगा सेकेंड फेज में, स्लो होंगे क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है, इनटू द इनर स्पेस यानी साइटोप्लाज्म में, द सिम्प्लास्ट ऑफ द सेल। तो इसे क्या कहेंगे बच्चा, सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट दो तरीके के, द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द, यहां पर बच्चे एपोप्लास्ट नहीं लिखना था, सिम्प्लास्ट एनसीईआरटी को लिखना चाहिए, द पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट। द पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इनटू द सिम्प्लास्ट लिखना था, यूजुअली अकर थ्रू द आयन चैनल्स, जिसे मैंने बच्चा ट्रांसमेम्ब्रेन का, आयन चैनल्स ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे, या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फंक्शन एज सेलेक्टिव पोर, कहने मैंने ट्रांसमेम्ब्रेन वर्ड यूज किया था, उसी को हम आयन चैनल्स कह सकते हैं। On the other hand, the entry or exit of ion to and from the symplas require the expenditure of metabolic energy. Symplas mainly active होगा, एक्टिव है यानी कम से ज्यादा जा रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एटीपी, मेटाबॉलिक एनर्जी, विच इज एक्टिव प्रोसेस। अब देखिए मूवमेंट ऑफ आयन इज यूजुअली फ्लक्स, यानी सेल में कोई भी आयंस का मूवमेंट को क्या कहेंगे बच्चा, फ्लक्स। द इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज इनफ्लक्स and outward movement is a efflux. You will read this aspect of mineral nutrient uptake and translocation chapter 11. जब हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बच्चा वापस से रिपीट होगा। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं, फटाफट बोलो, आगे चलेंगे, बोलिए फटाफट। yes, लाइन में सिम्प्लास्ट आएगा, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इनटू सिम्प्लास्ट। हाँ ठीक है, मैंने बोला क्या, सिम्प्लास्ट में मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना, तो बाहर में मिनरल ज्यादा अंदर में कम, तो पैसिव हो गया।
बाहर में मिनरल्स कम, अंदर में ज्यादा, एक्टिव हो गया। जनरली सेल के अंदर में मिनरल्स ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, तो जनरली जो सिम्प्लास्ट होगा वो एक्टिव ही होगा। चलिए अब लिखा है बच्चा ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स, फटाफट करें, चले बताता हूं। सेकेंड चीज ट्रांसलोकेशन समझिए, ये बच्चा आपका एक प्लांट है, ये रूट बच्चा, ये स्टेम, और ये बच्चा लोग लीफ। डन। अब यहां पर एब्जॉर्प्शन के थ्रू बच्चा मिनरल्स तो आ गए, M4 मिनरल्स आ गए, M4 बच्चा मिनरल्स आ गए, मिनरल्स आ गए। अब ट्रांसलोकेशन सुनिएगा, ट्रांसलोकेशन कहने का मतलब है बच्चा यहां जो मिनरल्स रूट में आए इनका स्टेम और लीफ तक पहुंचना। स्टेम और लीफ तक मिनरल्स कैसे पहुंचेगा, इसे कहते हैं बच्चा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गन या वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। देखो ना नाम में लिखा ट्रांस, यानी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, मतलब वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन, यानी कि रूट से लीफ तक कैसे पहुंचे, स्टेम तक कैसे पहुंचे, इसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अब बताइए कैसे जाएगा। तो हम सभी को मालूम है बच्चा कि यहां पर कुछ ट्रांसपीरेशन होता है, इससे एक ताकत क्रिएट होती है, ट्रांसपीरेशन पुल। तो जब ट्रांसपीरेशन पुल होगा तो पानी बच्चा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, पानी को ऊपर में खींचा जाएगा, ट्रांसपीरेशन पुल। तो जब पानी ऊपर में बच्चा खींचा जाएगा तो मिनरल उसी के साथ डिसॉल्व होकर के ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगे, मिनरल उसी के साथ बच्चा ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। आ गया समझ में? अरे हमने पढ़ा है ना ट्रांसपीरेशन पुल, हम ट्रांसपीरेशन करते हैं उससे एक ताकत बनता है, इसी ताकत को हम पानी को ऊपर के डायरेक्शन में खींचते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब पानी को खींचेंगे मिनरल उसी के साथ डिसॉल्व में आ जाएगा। सर किससे, जाइलम या फ्लोएम? तो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को नहीं मालूम था, आज तो तुम्हें अच्छे से मालूम ना कि जाइलम से जाता है। तो सर कैसे आपको मालूम जाइलम से जाता है, फ्लोएम से क्यों नहीं जाता? चलिए, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने बच्चा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जो एनसीईआरटी ने बोला कि हम क्या करें बच्चा, रूट में यहां देखिए हमें पता करना है कि जाइलम से जा रहा है या फ्लोएम से। तो मान लीजिए ये आपका जाइलम वाला पाइप है और ये बच्चा आपका फ्लोएम नाम का पाइप है। हमें पता करना है किससे जाता है मिनरल्स, जाइलम से या फ्लोएम से। तो हमने क्या किया, यहाँ मिनरल जो भी ले लिया बच्चा, यहाँ पर जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, हमने इसे बच्चा रेडियो एक्टिव कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, रेडियो एक्टिव। हाँ, अब मैंने एलिमेंट्स का रेडियो एक्टिव वाला आइसोटोप ले लिया। जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लिया तो हमने अब एब्जॉर्ब करने के लिए बोला। अब यहां पर हमने क्या किया, ट्रांसपिरेशन पुल से पानी ऊपर जा रहा है, अब यहां से हमने कट मार दिया, हमने यहां से बच्चा कट किया, और कट करने के बाद में जो जाइलम के एक्सुडेट है, जो कट मारा जाइलम से जो भी निकले, जो भी लिक्विड निकला जाइलम से, और जो भी लिक्विड निकले फ्लोएम से, चेक किया तो हमने देखा कि जाइलम से वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बचा उसी से क्रॉस कर रहे। हमें आज तक में नहीं मालूम था कि जाइलम से जाता है या फ्लोएम से। तो हमने जब कट किया तो जाइलम के अंदर के जो भी मटेरियल थे, जब उसका एनालिसिस किया तो देखा जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो सॉइल में थे, हमने एक्सपेरिमेंट में डाले थे, वो सारे किससे जा रहे बच्चा, जाइलम से। फ्लोएम में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला, इसका मतलब फ्लोएम से एलिमेंट का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। और ये तो सबको मालूम है कि जाइलम पानी और मिनरल्स ले जाता है, फ्लोएम बेचारा फूड ले जाता है। तो क्या हमने प्रूफ कर दिया? चलिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ भी लेते हैं। चलिए, बड़ा आसान सा टॉपिक है, 1 मिनट का। मिनरल्स आर और ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम along with the ascending stream of water which is pulled up through the plant by transpiration pull। क्या मैंने बताया था, ट्रांसपिरेशन पुल से पानी को खींचा जाएगा तो क्या होगा बच्चा, पानी तो जाएगा साथ साथ मिनरल भी जाएंगे। चलिए, अब मुझे पता करना है जाइलम से जा रहा है फ्लोएम से। एनालिसिस ऑफ जाइलम सैप, जब जाइलम के सैप को मटेरियल को निकाल के देखा गया, shows the presence of mineral salt in it, हमने देखा हमें जाइलम में मिनरल्स दिखे। यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ मिनरल एलिमेंट, हमने जो मिनरल वो रेडियो आइसोटोप थे। ऑल्सो सब्सटेंट, हमने उस अकॉर्डिंग भी देखा। द व्यू दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम, यू हैव ऑलरेडी डिस्कस द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम चैप्टर 11 यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा कि पानी कैसे अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चलता है, तो ट्रांसपिरेशन पुल कैसे पानी को खींचता है, ये पूरी कहानी पढ़ेंगे। जब ट्रांसपिरेशन पुल होगा तो मिनरल भी ऊपर में आ जाएंगे। क्या है बच्चा, यहां तक क्लियर है? अब आगे चले हम लोग।
सॉइल एज ए रिजर्वायर बोले, बहुत आसान सा टॉपिक है, कर लेंगे फटाफट, हैंड रेस करो, आगे चलते हैं। सॉइल एज ए रिजर्वायर बोलो फटाफट। डन, आगे चलते हैं। चलिए अब मुझे बताइएगा ध्यान से, अब एक मिनट सुनिए सुनिए। टोटल एलिमेंट बचा कितने थे? 17 एलिमेंट थे ना बच्चों। इन 17 एलिमेंट में बचा कार्बन। प्लांट को कार्बन कहां से मिलेगा? ध्यान सुनना, इन 17 एलिमेंट में से कार्बन बच्चा प्लांट को CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा। प्लांट को कार्बन कहां से मिलेगा? CO2 के फॉर्म में ले लेगा और फोटोसिंथेसिस में उसे यूज कर लेगा। इसी तरह से प्लांट को ना ऑक्सीजन कहां से मिलेंगे? तो चलिए, अभी प्लांट फोटोसिंथेसिस कर नहीं रहा है, ऑक्सीजन बन नहीं रहे, तो वो O2 भी एटमॉस्फेयर से ले लेगा। O2 भी कहां से ले लेगा बच्चा? एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब देखो ये वाटर ले लिया, मिट्टी से वाटर ले लिया और ये प्लांट में चले। तो देखिए ध्यान से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चा प्लांट ने या तो एयर से लिया या तो बच्चा वाटर से लिया। इसे कहते हैं बच्चा नॉन मिनरल एलिमेंट। नॉन मिनरल एलिमेंट यानी जिसकी भरपाई या तो पानी से करे या हवा से करे, उसे क्या कहेंगे बच्चा? नॉन मिनरल। इसके अलावा जो एलिमेंट है बच्चा, मैग्नीशियम मिट्टी से आएगा, एल्युमिनियम मिट्टी से आएगा, कैल्शियम मिट्टी से आएगा, आयरन मिट्टी से आएगा, सोडियम मिट्टी से आएगा, कॉपर मिट्टी से आएगा। बाकी जितने एलिमेंट है बच्चा वो भरपाई कौन करेगा? सॉइल करेगा। तो जो सॉइल से आएगा उसे कहते हैं बच्चा मिनरल एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आई? तो जो भी आपके अंदर प्लांट के अंदर एलिमेंट हैं उनमें से 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बच्चा कहां से आ जाएंगे? हवा से या पानी को तोड़ करके ले लेंगे, वाटर टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल गए। बाकी जो भी आएंगे वो मिट्टी से भरपाई होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे मिनरल एलिमेंट। अब बोलोगे सर मिट्टी में कहां से आ गया? अपने आप मिट्टी में टपक जाता है क्या? मिट्टी में अपने आप एलिमेंट आता है सर, बारिश होती है क्या एलिमेंट की? मिट्टी में आ गया, मिट्टी से प्लांट में मिल गया, बोलो कहां से आएगा? तो मिट्टी में आता है बच्चा सॉइल के वीदरिंग से। सॉइल नहीं, सॉइल नहीं बच्चा, रॉक्स, पत्थर। जो पत्थर है, इन पत्थर का बच्चा ब्रेकडाउन होता है, डिकम्पोजिशन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, ये डिकम्पोज हुए, डिग्रेड हुए, और यहीं से वो बच्चा सारे मिनरल मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी से रूट में जाएगा, रूट से स्टेम एंड लीफ में जाएंगे। तो जितने मिनरल एलिमेंट है उसका एक्चुअली में बच्चा रिजर्वायर कौन है, यानी रियल में सप्लायर कौन है? तो आंसर इज द बच्चा रॉक्स। तो ऐसे भी याद कर लो, जिस एलिमेंट का सप्लायर बच्चा पत्थर है वो मिनरल एलिमेंट कहलाएगा, और जिसका बच्चा रॉक्स पत्थर नहीं है, जो पत्थर से सप्लाई नहीं हो रहे, उसे आप क्या कहोगे? नॉन मिनरल एलिमेंट। क्या बात है, समझ में आई? क्लियर है? चलिए देख लेते हैं, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ लेते हैं। ठीक, majority of the nutrient that are essential for the growth or development of the plant become available to the root due to withering and breakdown of rocks। क्या मैंने पहला बात समझाया आपको? पत्थर टूटेगा, उसी से सारे एलिमेंट मिट्टी में सप्लाई होंगे। दिस प्रोसेस enrich the soil with dissolved iron and inorganic। ये जब टूटेगा तो ये आयंस के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक सॉल्ट के फॉर्म में मिट्टी में बिखर जाएंगे। Since they are derived from the rock mineral, their role in plant nutrition is referred as mineral nutrition। जो पत्थर से सप्लाई होगा उसे हम लोग कौन सा न्यूट्रिएंट कहेंगे बच्चा? मिनरल न्यूट्रिएंट कहेंगे। सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। सॉइल मिट्टी के अंदर में तो ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं। सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल बट आल्सो हैव अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। बोले सर ये क्या है? देखिए इसको भी समझा रहा हूं, एक एक लाइन एनसीईआरटी का क्लियर करते जा रहे हैं ना बेटा। देखिए अब एनसीईआरटी बोलता है कि बच्चा सॉइल जो है केवल मिनरल नहीं देता। तो बोले और क्या देता है? तुम बोलो। सॉइल केवल मिनरल नहीं दे रहा सर, और क्या दे रहा है? इस सॉइल के अंदर में बच्चा राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया है, राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया जो बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो नाइट्रोजन बच्चा मिट्टी के अंदर डालेंगे,
तो एक तरह से बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी कहाँ रहता है? मिट्टी में। मिट्टी के अंदर बच्चा छोटे छोटे से पोर हैं, इस पोर के अंदर में क्या हो? ऑक्सीजन। तो एक तरह से सॉइल बच्चा ऑक्सीजन देने का भी काम कर रहा है, सॉइल एक तरह से वाटर देने का भी काम कर रहा है, सॉइल मिनरल्स देने का भी काम कर रहा है, तो सॉइल के अंदर में बैक्टीरिया भी है। तो सॉइल केवल एक काम मिनरल नहीं दे रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। और ये क्या कर रहा है बच्चा? जकड़ बना के भी तो रख रहा है। मिट्टी है, सब्सटेंस है, तभी तो रूट खड़ा है उसके ऊपर में, प्लांट खड़े हैं। तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। चलिए, सॉइल कंसिस्ट ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉइल नॉट ओनली सप्लाई मिनरल्स, केवल मिनरल्स नहीं दे रहा, बट ऑल्सो हैवर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया है मिट्टी में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है। अदर माइक्रोब जैसे माइकोराइजा है मिट्टी में। होल्ड्स वाटर, पानी को भी होल्ड करके रखता है। सप्लाई एयर, ऑक्सीजन भी दे रहा है टू द रूट एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, जिससे रूट बाइंड हो सके। अगर बच्चा मिट्टी नहीं रहता, पानी रहता, क्या आम का पेड़ खड़ा रह सकता? आम का पेड़ पानी में खड़ा रहेगा? नहीं सर, पानी में नहीं खड़ा रहे, लेकिन मिट्टी में खड़ा रह सकता है, क्योंकि वो मैट्रिक्स देता है जिससे वो जकड़ बना सके। ठीक है, द स्टेबलाइज द प्लांट सिंस डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल इफेक्ट द क्रॉप यील्ड। इसलिए अगर मिट्टी खराब है, एलिमेंट की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, वाटर की कमी है, तो क्रॉप पे जो पैदावार है उस पर जरूर इफेक्ट पड़ जाएगा। देयर इज ऑफन ए नीड ऑफ सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर। कभी कभी मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, तो किसान क्या करता है? बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर डालता है। मान लो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, सल्फर की कमी है, तो जिंक की कमी है, तो क्या करेगा किसान? बाहर से फर्टिलाइजर डालेगा और उसको इनरिच करेगा। बोथ कौन से मिनरल डालेगा सर? बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड अप्लाइड एज पर नीड। जैसा प्लांट को जरूरत है डाल देंगे। क्या ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया? फटाफट हैंड रेज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो। डन? आ रहा है ना समझ में? आसान है बच्चे, आसान। चले नाइट्रोजन साइकिल चले हम लोग सभी लोग। ठीक, अब एनसीईआरटी की लाइन पर पढ़िए, ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन साइकिल बच्चे ना, ध्यान से देखो। प्लांट को बच्चा 4 एलिमेंट सबसे ज्यादा चाहिए। क्या मैंने बोला? प्लांट को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए, लगभग 96% से ज्यादा। प्लांट के वेट का 96% यही लोग है। ठीक है, बोले सर तो इनकी भरपाई कैसे करोगे? चलिए, कार्बन को दिक्कत नहीं है बच्चा, एटमॉस्फेयर से CO2 से मिल जाएगा। कार्बन CO2 से मिल जाएगा एटमॉस्फेयर से। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं है, पानी से ले लो, पानी टूटेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देंगे। प्रॉब्लम बचा किसका? नाइट्रोजन का। किसका बचा? नाइट्रोजन का ना। तो अब हम नाइट्रोजन का सप्लाई करें कहां से? ना हवा से, ना पानी से मिल रहा है, तो मिलेगा कहां से? और नाइट्रोजन बड़ा जरूरी है बच्चा एमाइनो एसिड बनाने में। नाइट्रोजन एमाइनो एसिड बनाएगा यानी प्रोटीन बनेंगे। नाइट्रोजन बड़ा जरूरी है बच्चा एंजाइम बनाने में। नाइट्रोजन जरूरी है डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड बनाने में, न्यूक्लियोटाइड बनाने में। ये बड़ा जरूरी है बच्चा विटामिन बनाने में। यानी नाइट्रोजन का तो काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेन चीज वही बना रहा है। लेकिन प्लांट मिट्टी में बच्चा नाइट्रोजन की भारी कमी है। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चे दे आर एक्ट एज अ लिमिटिंग एलिमेंट। लिमिटिंग कहने का मतलब है कि वे बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं मिट्टी के अंदर में। बोले ठीक। और एक बच्चा प्लांट में मिट्टी में तो एक तो बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन, कम अमाउंट में नाइट्रोजन बच्चा कम अमाउंट में, उसमें जो यहां बच्चा बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, माइक्रोब्स है बच्चा, बैक्टीरिया फंगस जो माइक्रोब्स हैं उनको भी नाइट्रोजन चाहिए। तो प्लांट के साथ साथ बैक्टीरिया भी आपस में कंपटीशन कर रहे इस नाइट्रोजन को लेने के लिए। तो एक तो नाइट्रोजन है कम अमाउंट में मिट्टी में, ऊपर से लड़ाई किसमें चल रही है? कंपटीशन किसमें? प्लांट एंड माइक्रोब्स में नाइट्रोजन को लेने के लिए। इसलिए नाइट्रोजन बच्चा लिमिटिंग एलिमेंट है इन बोथ नेचुरल
यानी कोई भी नेचर में बच्चा, कोई भी फॉरेस्ट है, नेचुरल फील्ड हो या बच्चा एग्रीकल्चरल फील्ड हो, जहां किसान खेती करता है, वहां भी उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। सर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की भरपाई कैसे करोगे? क्योंकि नाइट्रोजन एमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम, डीएनए, विटामिन, हार्मोन सब कुछ बना रहा है। तो प्लांट में आके भरपाई कैसे किया जाए, ये आपके एनसीईआरटी में देखिए बच्चा, फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, apart from carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in living organism. प्लांट में जो चार मेन चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कौन चाहिए बच्चा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लोरोफिल, आपको मालूम है क्लोरोफिल में भी मेनी ऑफ द विटामिन्स। प्लांट कॉम्पीट विद माइक्रोब्स, क्या मैंने ये वर्ड यूज किया था? फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कम है, उनमें कंपटीशन चल रहा है। दैट इज अवेलेबल इन सॉइल, मिट्टी में कम है, उसमें भी कॉम्पीट हो रहा है। दस नाइट्रोजन इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, इसलिए नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, जिसकी कमी होती है ना, जो सबसे ज्यादा कम अमाउंट में, वही है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर बोथ नेचुरल एज वेल एज एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। चलिए भाई, नाइट्रोजन, अब आगे की कहानी समझा, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान सा मैंने वर्ड यूज किया। सर तो नाइट्रोजन मिट्टी में कम क्यों है, कम क्यों है सर ना? चलो कहानी बताते। एक्चुअली में बच्चा नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में है, मेनली नाइट्रोजन कहां बच्चा? एटमॉस्फेयर में, और वो भी N2 के फॉर्म। N2 में बच्चा यहां देखिए तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तीन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये ट्रिपल बॉन्ड बच्चा बहुत ही हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है। ये इतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग है बच्चा कि कोई भी एनिमल्स इस N2 के बॉन्ड को तोड़ नहीं सकता, ना कोई प्लांट इसे लेकर के तोड़ सकता है, ना बच्चा कोई एनिमल इसे इंटेक कर सकता है। क्या बात समझ में आई? कोई भी प्लांट नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेकर के तोड़ नहीं सकता, टूटेगा नहीं तो यूज नहीं करेगा। ना बच्चा हम ले सकते हैं, हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन नाम का गैस गया, लेकिन वो वापस लौट जाता है लंग से, हम उसका यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हम तोड़ नहीं सकते। तो सर तोड़ेगा कौन? जब तक टूटेगा नहीं तो मिट्टी में आएगा कैसे? तो इसे तोड़ने के लिए बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है एक एंजाइम, जो N2 के बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन से जोड़ेगा 3H2 से, और ठीक है, और इसे कन्वर्ट करेगा बच्चा अमोनिया में। तो यहां पास एक स्पेशल एंजाइम है जो N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकता है। सर कौन? इस एंजाइम का नाम है बच्चा नाइट्रोजिनेस। क्या नाम है? नाइट्रोजिनेस। सर ये नाइट्रोजिनेस होते कहां है? ये नाइट्रोजिनेस बच्चा केवल कुछ बैक्टीरिया में मौजूद है, जैसे बच्चा राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने सुना होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया में एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, जिससे वो N2 को पकड़ता है और किस में कन्वर्ट करता है बच्चा? अमोनिया में। और अमोनिया कहां डाल दिया? मिट्टी में। मिट्टी से कहां चला जाएगा? प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो यानी सर बैक्टीरिया हमारे लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल उनके अंदर कैपेसिटी है कि N2 को पकड़े, उसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े और किस में कन्वर्ट करे? अमोनिया में। इसी को तो कहते हैं बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद आया? इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नहीं तो बेटा मिट्टी में डालने का कोई तरीका नहीं। सारे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, हवा में N2 के फॉर्म में, इसको तोड़ सकते नहीं। तोड़ने की कैपेसिटी केवल किसमें है बच्चा? कुछ बैक्टीरिया में है, जो N2 को तोड़ेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करके प्लांट में डाल। तो हमने N2 के बॉन्ड को तोड़ा बेटा, कैसे तोड़ा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से तोड़ा और उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया। तो इसी को आपके एनसीईआरटी कहती है बच्चा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प से तोड़ा, तो नाम पड़ा बच्चा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बात समझ में आया? इसलिए आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे एक एरो बनाती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 से अमोनिया का बनना। देख लीजिए आपके एनसीईआरटी, देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम, N2, N और N, दो एटम से ज्वाइंड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हमें सबको मालूम है 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ N2 टू अमोनिया इज टर्म एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर सकता है आप बताओ? सर ये बैक्टीरिया करेंगे, उनके पास एंजाइम।
तो अगर लिविंग ऑर्गेनिल्स के हेल्प से N2 से आपने अमोनिया बनाया तो नाम बचा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेकिन सर हम लैब में N2 को सर तोड़ करके अमोनिया हाइड्रोजन से जोड़ करके अमोनिया बना सकते नहीं है सर। हमने कुछ पढ़ा है सर हेबर्स प्रोसेस, याद कीजिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है हेबर्स प्रोसेस। सर इंडस्ट्री में हम लेंगे कैटालिस्ट डाल देंगे हाई टेम्परेचर दे देंगे हाई प्रेशर। आपने पढ़ा होगा ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम वगैरह में पढ़ा होगा ना कि N2 + 3H2 अमोनिया तो बनते हैं। तो सर हम लैब में नहीं बना सकते, बना सकते हो। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लैब में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएं तो आपके एनसीईआरटी से कहेगी बच्चा इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बातें क्लियर है? और यही अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या दोनों चीज क्लियर है आप लोगों को? दो एरो क्लियर है आपके बच्चे एनसीईआरटी की? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, करेक्ट, डन। आगे बोलो, ठीक है आगे चले। आसान है बच्चा, आपने केमिस्ट्री में हेबर्स प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है ना। कई बार आपके टीचर बताते होंगे N2 + 3H2 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन गया। कहां बना है? क्या खुद से बना है? नहीं, इंडस्ट्री में बना है। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरी कहानी। चलिए अब कहानी नंबर 3। देखो N2 बेटा बहुत हार्ड बॉन्ड नहीं है क्या? ट्रिपल बॉन्ड है, हार्ड बॉन्ड है। एटमॉस्फेयर में बच्चा ऑक्सीजन भी है, O2 भी है। जब बच्चा बिजली कड़कती है, थंडरबोल्ट, बारिश होता है बिजली कड़कती है, उस दौरान बच्चा हाई या इसी तरह से जब यूवी रेज आता है बच्चा ये भी एनर्जेटिक है। या जब लाइटनिंग होता है, यानी कि जब लाइटनिंग समझ में आ रहा है ना, वही जब बिजली कड़कती है इतना एनर्जी रिलीज होता है कि N2 का बेटा बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटेंगे और ये बच्चा नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चा? NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड में। वही NO2 NO3 में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। बोले हाँ, तो ये एटमॉस्फेयर में NO2 NO3 के फॉर्म में, ठीक है। जब आपने सुनता है बच्चा कि जो ऑटोमोबाइल से गाड़ियां हैं, गाड़ी जो चलाते हैं पेट्रोल डीजल से चलता है, तो वहां पर जो बच्चा पेट्रोल डीजल है वो भी बर्न होने के बाद में क्या बच्चा नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं निकलता? हाँ सर, ऑटोमोबाइल से भी निकलते। सर फैक्ट्री के अंदर में कोयला यूज कीजिए, तेल यूज कीजिए, वहां भी बर्न होगा, क्या वहां से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होंगे? हाँ सर, वहां भी निकलेंगे। तो आपके एनसीईआरटी बच्चा यहाँ पर लाइटनिंग प्रोसेसिंग यूज करेगी, आपके एनसीईआरटी बच्चा कंबशन वर्ड यूज करेगी। अब लकड़ी जला दो, तो लकड़ी जलाइएगा तो बच्चा वहां भी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेंगे ना, जो कि गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। तो ऑटोमोबाइल हो, फैक्ट्रीज हो, कंबशन हो, लाइटनिंग हो, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है। अब ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो बच्चा वाटर से कंबाइन करेगा, वाटर से बाइंड करेगा। तो वाटर से जब बाइंड करेंगे तो बच्चा ये बन जाएंगे नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा बच्चा? नाइट्रिक एसिड, या बच्चा HNO2 नाइट्रस एसिड बन गए। और यही बच्चा रेन के थ्रू, बारिश के थ्रू नीचे आएंगे, बारिश हुई पानी से तो रिएक्ट कर गए, नाइट्रिक एसिड बन गया। और जब ये मिट्टी पे आएंगे तो बच्चा H+ दे करके NO3- में मिट्टी में आ जाएंगे ना। तो इसी को तो आप कहते थे एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? अरे एसिड जो है, एसिड बना, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से रिएक्ट कर गए, नाइट्रिक एसिड बन गया। अब वो नीचे आ गए, नीचे में आने के बाद में वो क्या करेंगे? NO3- NO2- के फॉर्म में कहा जाएंगे बच्चा? मिट्टी के फॉर्म में। तो देखा, जो आपके एटमॉस्फेयर के जो नाइट्रोजन थे वो टूटे, ऑक्सीजन से उठ करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, वाटर से बाइंड करके बच्चा नाइट्रिक एसिड बने, और धीरे धीरे वो मिट्टी में आ गए। तो किसी तरह से जो N2 है वो बच्चा NO3- के फॉर्म में मिट्टी में तो आ गया ना। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है बच्चा इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिट्टी में आ गया। तो इसी को आपके एनसीईआरटी ने कहा बच्चा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब देखिए एनसीईआरटी की फिगर को,
क्या बच्चा N2 से NO3 माइनस बनते हुए दिखा है? एरो देखो, N2 से अमोनिया नहीं बना है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में क्या बनता है बच्चा? N2 से नाइट्रेट बनते हैं, इंडस्ट्रियल में अमोनिया बनता है, बायोलॉजिकल में बच्चा अमोनिया बनते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी का लाइन, जहां बच्चा ब्लैक पॉइंट लिखा है। इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट, बोला था ना लाइटनिंग बिजली कड़कने के दौरान, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा, प्रोवाइड इनफ एनर्जी, उससे इतना एनर्जी निकलेगा टू कन्वर्ट नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2 को ऑक्सीजन से जोड़ करके नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर, वही NOx, NO2, N2O जो भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है। इंडस्ट्रियल कंबशन, इंडस्ट्री में जब आप जलाइएगा। फॉरेस्ट फायर, जब फॉरेस्ट में आग लग गई। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी जब पेट्रोल डीजल जलेंगे, एग्जॉस्ट निकलेंगे। एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन, यानी कि जहां पर कोयले जलेंगे और वो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकालेंगे। ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, उससे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा। डन। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर से बाइंड करेंगे और बाइंड करके नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और जब वो नीचे आएंगे मिट्टी में तो क्या नाइट्रेट रिलीज होगा? तो इसी को आपको एनसीईआरटी ने कह दिया है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की कहानी बता दी। चलिए तो यहां तक आपको क्लियर है सभी को? डन। अब देखिए, अब आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा। यानी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी में देखिए, ये एनसीईआरटी यहाँ ने, पर आपने NO के बाद क्या लिखा है? अच्छा मैं बता दूं, एक मिनट, यहां देखिए एनसीईआरटी में फोकस करो। ये बच्चा N2 है, ठीक है। N2 से पहली एरो एनसीईआरटी ने बनाई बच्चा, यहां अमोनिया बन गए। तो अमोनिया कैसे बने आप बताइए, कहानी नंबर 1 बच्चा लोग 1। यहां पर क्या हो गया बच्चा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया तो क्या कहलाए? बायोलॉजिकल। चलिए सेकेंड, इंडस्ट्री लेवल पे आपने किया तो क्या कहलाए बच्चा? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या हुआ? थर्ड, थर्ड कौन सा है भाई? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल अभी नहीं करना है बच्चा। जो अमोनिया बन गया, इलेक्ट्रिकल का एरो मैं यहां निकाल के छोड़ रहा हूं, अभी नहीं, आगे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जो अमोनिया बना बच्चा, ये कहां है? मिट्टी में। अब मिट्टी में यहां से वो बच्चा कन्वर्ट होंगे NO2 माइनस में। किसमें बच्चा? NO2 माइनस, यानी बच्चा नाइट्राइट में। अब वापस से NO2 माइनस से ही कन्वर्ट होंगे बच्चा NO3 में। तो अमोनिया से बच्चा लोग नाइट्रेट का बनना, ये क्या बच्चा? नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो याद रखिएगा, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, इसे कहते हैं बच्चा नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। N2 से अमोनिया का बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन। अब बताइए इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या था? अब बताओ, एरो यहां लगा दूं तो ये थर्ड एनसीईआरटी ने क्या लिखा बच्चा? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल में N2 अमोनिया नहीं बनता, नाइट्रेट बन जाती। चलिए तो सर ये कौन किसने किया? अमोनिया से नाइट्राइट किसने बनाया सर? तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया है बच्चा, मैं नाम बताऊंगा उनका, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, बताऊंगा बैक्टीरिया का नाम। सर नाइट्राइट से नाइट्रेट किसने बताया? तो ये बच्चा कुछ बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर, ये बताऊंगा अभी। यहाँ पर दो बैक्टीरिया आएंगे, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस, यहाँ बच्चा नाइट्रोबैक्टर है। प्रोसेस का नाम नाइट्रिफिकेशन, और जो बैक्टीरिया करेगा बच्चा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पर दो कहानी, इस नाइट्रेट को या तो बच्चा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, ये प्लांट बच्चा या तो इसे इंटेक कर लेगा, या तो ये नाइट्रेट बच्चा वापस से N2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये NO3 माइनस वापस से N2 में कन्वर्ट हुआ तो आपके एनसीईआरटी से कहेगी बच्चा डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। अगर NO3 माइनस वापस से N2 में कन्वर्ट होगा तो डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। अगर प्लांट ने ले लिया तो प्लांट अपना ग्रोथ करेगा, अपना प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन, फ्रूट, सीड बनाएगा। तो प्लांट का ग्रोथ होगा तो ये कहलाया बच्चा प्लांट बायोमास, प्लांट का वेट बढ़ गया, प्लांट का ग्रोथ हुआ। अब इस प्लांट को कौन खाएगा बच्चा? एनिमल्स। हम खाएंगे तो क्या बच्चा हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा? हमने प्लांट से ले लिया नाइट्रोजन, खाया तो हमारा बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो हमने क्या कहा बच्चा?
एनिमल बायोमास। चलिए भाई, अब आज ना कल बच्चा प्लांट भी मरेंगे, हम भी मरेंगे। प्लांट मरेगा, हम भी मरेंगे, तो मरने के बाद हमारा जो भी बायोमास है, हमारा बॉडी है बच्चा, वो डिके होगा यानी डिकम्पोज होगा। तो आपके एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास यानी हमारा डिकम्पोजिशन होगा। हमारे अंदर जो भी नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक फॉर्म में, प्रोटीन में, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में, हार्मोन में, विटामिन में, तो हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजन है उसका डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोज करके बच्चा वापस से वो क्या बनेंगे, अमोनिया। तो डिके करके अमोनिया में कन्वर्ट होना आपके एनसीईआरटी कहेगा बच्चा अमोनिफिकेशन। क्या कहा, अमोनिफिकेशन। तो फटाफट बताओ, आपको 5 टर्म सिखाएं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर नाइट्रीफिकेशन, फिर अमोनिफिकेशन, फिर डीनाइट्रीफिकेशन। क्या ये सारे टर्म आ गए? ये सारा टर्म एक साथ आपने पढ़ा तो इस पूरे साइकिल को एनसीईआरटी कहेगा बच्चा नाइट्रोजन साइकिल। ये पूरे साइकिल क्या कहला है, नाइट्रोजन साइकिल। क्या ये बात क्लियर है? फटाफट बताओ, फिर से बोल रहा हूं, जो आपने N2 से अमोनिया बनाया ये बच्चा नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चा आपने NO3 माइनस बना दिया था, नाइट्रेट बना दिया था। अब जो अमोनिया है इससे आपने NO2 माइनस फिर NO3 माइनस में कन्वर्ट किया तो नाइट्रेट तक बनना नाइट्रिफिकेशन। चलिए, अब जो आपके अंदर में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ऑर्गेनिक बायोमास है, मरने के बाद आपके अंदर के जो भी नाइट्रोजन है डिकम्पोज करके वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसे कहेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन। कभी कभी NO3 माइनस वो लौट जाएगा एटमॉस्फेयर के N2 के फॉर्म में, तो नाम होगा बच्चा डीनाइट्रिफिकेशन। तो बताइए, पहला नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 से अमोनिया बनना, दूसरा अमोनिया से नाइट्रेट बनना, नाइट्रिफिकेशन, तीसरा जो हमारा बॉडी है मरने के बाद हमारा बॉडी डिकम्पोज होकर अमोनिया बनेगा, अमोनिफिकेशन, और चौथा जो आपके नाइट्रेट है वो वापस से N2 में कन्वर्ट होना, डीनाइट्रिफिकेशन। और सभी को मिला दो, इट इज अ नाइट्रोजन साइकिल, N2 साइकिल। डन। अब बताओ किसी किसी ये क्लियर हो गया? फटाफट बताना, ईमानदारी से। आपके एनसीईआरटी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड वाला कौन सा था? कोई भी आप मतलब लिखने का तरीका कोई भी हो सकता है बच्चा, मैंने कुछ भी लिख दिया। N2 से थर्ड अमोनिया वाला कौन सा था? अरे हाँ चलो, थर्ड वाला अमोनिफिकेशन, अमोनिया बन रहा है ना, यहाँ क्या बन रहा है बच्चा, अमोनिया, अमोनिफिकेशन। देखो एनसीईआरटी है, डिकेइंग बायोमास से अमोनिया का बनना, अमोनिफिकेशन। NO3 माइनस से N2 का बनना, डीनाइट्रिफिकेशन। NH3 से NO3 माइनस का बनना, नाइट्रिफिकेशन। N2 से अमोनिया का बनना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या सभी को नाइट्रोजन साइकिल क्लियर हो गए? डन। बोलो फटाफट, किसे किसे समझ में आया? पहले भी तुम पढ़ते थे, रट्टा तो मारते होगे पहले, तो बताओ भाई मैसेज में, हो गया क्लासेस हो गई? डन, समझ में आया सभी को? अब आगे का पढ़ लोगे बच्चे लोग? कर लीजिएगा, चलो ठीक, तो आप कीजिए, चलो हो जाएगा हो जाएगा। एक बार आप बच्चा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लगभग चीजें समझ में आ जाएगी। हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।